नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, वक्त गुज़र रहा है धीरे-धीरे और 4 जून को रिज़ल्ट पता चल जाएगा किसकी बन रही है सरकार। हालाँकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 400 पार। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी ये किस आधार पर ये दावा कर रही है, क्योंकि मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। महँगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसी समस्याओं को उठाकर और संविधान विरोधी सरकार बदलने की मायावती जी ने अभी-अभी बात कर दी है। एक बहुत बड़ा ऐलान दोस्तों मायावती जी ने कर दिया है और कहा है कि सरकार को बदल देना होगा। ये सरकार आगे आई तो बहुत ज़्यादा हानि कर देगी। तो दोस्तों मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आज आपको बताऊँगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उनके नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जो सीटें हैं दोस्तों, पूर्वांचल की सीटें हैं, 14 सीटें। इसके बाद एक फ़ेज़ का चुनाव और बाकी है और उसके बाद 4 जून को काउंटिंग होगी। तो आज भदोही, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, आज़मगढ़, मछली शहर, लालगंज, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, यहाँ पर दोस्तों वोटिंग हो रही है। और वोटिंग के बीच मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज आपके सामने हम आंकड़े भी रखेंगे, सटीक आंकड़े, सटीक सर्वे भी रखने की कोशिश करेंगे इन 14 सीटों पर। तो सर्वे पर जाने से पहले मायावती जी ने क्या कुछ कहा है उसे आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों मायावती जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज लोकसभा के छठे चरण के मतदान में लोग अगर महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं से मुक्ति की चिंता करके, क्या कहा है कि भैया ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी है, ये राष्ट्रीय समस्या है। अगर इसकी मुक्ति चाहिए तो ये जो सरकार चल रही है इसे बदल डालिए। सही, संवैधानिक, कल्याणकारी सोच वाली सरकार चुनिए। और ये जो सरकार है, पता है आपको, यहाँ तो कहा जा रहा है लोकतंत्र ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा। और मायावती जी ने लोगों से अपील की है जागरूकता के लिए कि पहले भैया मतदान कर दीजिए, फिर जलपान करिए। आपको याद होगा जब मायावती जी ने वोट किया था तो सुबह-सुबह 7 बजे वोट किया था लखनऊ में, और वो उस समय मीडिया से भी मुखातिब हुई थीं। तो इन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान का अभियान जारी रखें तो बेहतर, तभी यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संभव है। दोस्तों आगे मायावती जी लिखती हैं कि केंद्र में चाहे यूपीए हो या फिर वर्तमान एनडीए की सरकार, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के लगभग 125 करोड़ गरीब मेहनतकश जनता को आत्मसम्मान के साथ रोजी रोटी का बुनियादी हक नहीं मिल पाया, अर्थात उनके बुरे दिन दूर नहीं हुए। अच्छे दिन का वादा करके ये सरकार आई थी, लेकिन 125 करोड़ गरीब जो मेहनतकश जनता है उसको आत्मसम्मान अभी नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि रोज़ी रोटी का जो बुनियादी हक है नहीं मिल पाया है, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अतः अच्छी सरकार के लिए आपका वोट ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछिए कि संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो सबसे बड़ी ताकत है कि आपको वोट का अधिकार मिला इसी संविधान की वजह से। जब संविधान नहीं था तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहेब के संविधान से ये कुछ संभव हो पाया है। तो मायावती जी पर जो आरोप लग रहा है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं, दोस्तों ये ट्वीट बहुत मारक ट्वीट है मायावती जी का। कह रही हैं कि राष्ट्रीय समस्या बता रही हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी राष्ट्रीय समस्या है, जबकि मोदी जी से पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? तो मोदी जी कहते हैं भाई महंगाई कहाँ बढ़ी है, महंगाई तो इंदिरा जी के ज़माने में हुआ करती थी, अब महंगाई नहीं है। तो ये सरकार ना तो महंगाई पर मुँह खोल रही है, ना गरीबी, ना बेरोज़गारी की बात ही छोड़ दी है। मीडिया तो इसके बारे में 3 जो राष्ट्रीय समस्या बता रही हैं मायावती जी ने। दोस्तों जो 3 राष्ट्रीय समस्याओं का ज़िक्र मायावती जी कर रही हैं, इन पर क्या आपने कभी टीवी पर डिबेट करते हुए किसी को देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई चाहे यूपीए रही हो चाहे एनडीए, कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ खुश हैं, लेकिन 125 करोड़ लोगों का क्या होगा जिससे देश बना है, जो सरकार का निर्माण करते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो दोस्तों मायावती जी ने जागरूक कर दिया है, अपने अंदाज़ में ट्वीट कर दिया है। और मायावती जी का अंदाज़ बहुत संवैधानिक होता है। कई लोग सवाल खड़े कर सकते हैं भाई मायावती जी तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन दोस्तों ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। असली बीजेपी का बी टीम कौन है ये आप सभी को पता है, आप सभी को मालूम है।
वैसे आप सभी बता सकते हैं कि असली बीजेपी का बी टीम कौन है, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम 14 सीटों पर बात करेंगे। 14 सीटों का सर्वे आंकड़ों के हिसाब से आपके सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली सीट है भदोही। जब भदोही में चुनाव हुआ था 2019 में, अगर मैं उसके आंकड़ों के आधार पर इस बार की बात करूं तो भदोही में आपको पता है बीएसपी दूसरे स्थान पर थी और भदोही में कांग्रेस पार्टी को 25,000 वोट मिले थे। 25,000 मात्र, आप समझिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी को 25,000 वोट मिले थे भदोही में, आप समझिए, और बीएसपी दूसरे स्थान पर थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। तो यहाँ भदोही में कड़ी टक्कर है बीएसपी वर्सेस बीजेपी के बीच। दोस्तों अगली सीट है डुमरियागंज। दोस्तों वैसे डुमरियागंज में इस बार लहर है इंडिया गठबंधन की, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली बार बीएसपी को डुमरियागंज में 4 लाख वोट हासिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी को मात्र 60,000 वोट हासिल हुए थे। तो यहाँ पर भी बीएसपी, ऐसा नहीं है कि एकदम खारिज कर देंगे बीएसपी को, बीएसपी यहाँ पर भी मजबूत है। बस्ती की बात करें दोस्तों, बस्ती में भी बीएसपी पिछली बार दूसरे स्थान पर थी, कांग्रेस को मात्र 86,000 ही वोट हासिल हुए थे। क्या आपको मालूम है? और जो लोग बीएसपी को कमज़ोर आंक रहे हैं इस बार, उन्हें थोड़ा संभालना चाहिए, नतीजों का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। पिछली बार भी ऐसे बीएसपी के बारे में कहा गया कि बीएसपी कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, और 10 सीट लेकर आई। इस बार भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बीएसपी भैया ज़ीरो है। बस्ती में जब बीएसपी दूसरे स्थान पर आ सकती है, कांग्रेस को पीछे छोड़ सकती है, तो आप समझिए बीएसपी की ताकत क्या है। इस बार भी रेस में है बीएसपी। दोस्तों अब बात करेंगे संत कबीर नगर की। दोस्तों संत कबीर नगर में भी बसपा दूसरे स्थान पर पिछली बार थी और कांग्रेस को पिछली बार ठीक ठाक वोट मिले थे। 1,30,000 के आसपास संत कबीर नगर में वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को 2019 में। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में लगातार गिर रहा है। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी भी गिर रही है। दोस्तों अगली सीट है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ में याद दिलाना चाहता हूं आपको, पिछली बार निरहुआ यहां से हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला था। क्यों मिला था पता है आपको? क्योंकि बसपा इनके साथ थी। बसपा की वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहले स्थान पर थी। इस बार क्या हो रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ है समाजवादी पार्टी, इसलिए थोड़े जो मुसलमान हैं, जो मोदी की खिलाफत करते हैं, जो मोदी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो थोड़ा इनके साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आजमगढ़ में इसलिए थोड़ा सा समाजवादी पार्टी आगे है। ये सीट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली सीट है मछली शहर। दोस्तों मछली शहर में मुकाबला एकदम रोचक हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए या लोगों की राय देखी जाए तो मछली शहर में बीएसपी कड़ी टक्कर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। पिछले आंकड़ों पर गौर करूं तो पिछले आंकड़े भी यही कहते हैं कि बसपा यहां दूसरे स्थान पर थी। दोस्तों लालगंज की बात करेंगे। लालगंज सीट पिछली बार बसपा जीती थी, इस बार भी जीतने जा रही है। पिछली बार बसपा को 54% वोट मिले थे और बीजेपी को मात्र 37% वोट लालगंज में मिले थे और लालगंज सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली सीट है फूलपुर। दोस्तों फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है और कह नहीं सकते कि इस बार इसमें कौन बाजी मारेगा, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है। मूड मैं देख रहा हूं तो बड़ा ही त्रिकोणीय संघर्ष जैसा माहौल यहां पर दिख रहा है। दोस्तों अगली सीट है अंबेडकर नगर। दोस्तों अंबेडकर नगर में इस बार बसपा की बल्ले बल्ले हो सकती है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो पिछली बार अंबेडकर नगर पर बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा था, समाजवादी पार्टी लड़ी थी, दूसरे स्थान पर आई थी। कांग्रेस पार्टी को मात्र 31,000 वोट यहां पर हासिल हुए थे। दोस्तों अगली सीट है श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी श्रावस्ती पर बसपा कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है एनडीए वर्सेस बीएसपी के बीच है, तो बसपा श्रावस्ती सीट पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली सीट है प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ में पिछली बार बीएसपी दूसरे पायदान पर थी और इस बार भी बसपा अच्छी तरीके से यहाँ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 77,000 वोट मिले थे। तो इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो बीएसपी
दूसरे स्थान पर थी। इस बार भी कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को बसपा। दोस्तों अगली सीट है सुल्तानपुर। दोस्तों सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में जहां बीजेपी को पिछली बार 46% वोट मिला था, तो वहीं बीएसपी ने 44% वोट शेयर हासिल किया था और कांग्रेस को मात्र 41,000 वोट हासिल हुए थे। तो यहां पर बीएसपी सुल्तानपुर में कड़ी टक्कर दे रही। कहा जा रहा है इस बार बीजेपी के हाथ से सुल्तानपुर निकल जाएगा और मेनका गांधी इस बार चुनाव हार सकती हैं। तो अगली सीट है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर की बात करें तो जौनपुर सीट पिछली बार बसपा ने जीता था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से मात्र 27,000 वोट लेकर आई थी और बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर थी। इस बार भी ये सीट जीत सकती है, रेस में दिखाई दे रही है। श्री कला रेड्डी को पहले प्रत्याशी बनाया था, धोखा मिला। उसके बाद उन्होंने श्याम सिंह यादव अपने ही सांसद को टिकट दिया और श्याम सिंह यादव यहाँ से अच्छा खासा वोट लेकर आएंगे। दोस्तों अगली और आखिरी सीट की बात करें तो इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण सीट है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 31,000 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों पिछली बार समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद सीट पर चुनाव लड़ा था, बसपा ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार बसपा दमखम के साथ इलाहाबाद में चुनाव लड़ रही है। इलाहाबाद में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है 14 लोकसभा सीटों का सटीक आंकड़ा। ये आंकड़ा बहुत हद तक दोस्तों मैच करने वाला है। 4 जून को आप जब आएंगे तो आप मैच करिएगा। जो मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ ऐसे ही कुछ 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये है हमारा आकलन, हमारा सर्वे। तो आपका क्या सर्वे है, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए, कमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।